मेरा नाम शाओ चेन है। मैं सेंट्रल प्लेन्स झोंगजो से आया हूँ। पहले मैं एक सीक्रेट रियलम में फंस गया था। जब मैं उस गुप्त क्षेत्र से बाहर आया तो मुझे पता चला कि मेरा परिवार तबाह हो चुका है। इसलिए मैंने डोची महाद्वीप पर अपने परिवार के वंशजों का सुराग ढूंढना शुरू किया। काफी लंबे समय तक तलाश करने के बाद आखिरकार मुझे जियामा साम्राज्य के वोतन सिटी में अपने परिवार के वंशज मिल गए। फिलहाल मैं उतान शहर में ही रह रहा हूँ। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत थी और तुम इस दर्दनाक अतीत को इस तरह बता रहे थे मानो यह कोई मामूली सी बात हो। लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपनी पलकें झुकाकर तुम्हारी तरफ देखा। वह बेहद समझदार और बारीक दिल की लड़की थी, इसलिए वह तुम्हारी दबाई हुई भावनाओं को तुरंत भांप गई। वह समझ गई कि तुम सिर्फ उसे चिंता में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए इस बात को इतने हल्के अंदाज में कह रहे थे। लिटिल डॉक्टर फेरी तुम्हें गमगीन माहौल में डूबा नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ी शरारती आवाज में बोली, आपका सरनेम श्याओ है, तो इसका मतलब आपके परिवार के वंशज उतान शहर का श्याओ फैमिली ही होंगे ना। तो मास्टर, अब आप यकीनन पूरे श्याओ परिवार में सबसे बड़ी उम्र और पीढ़ी के इंसान हैं। अगर मैंने आपको अपना मास्टर बनाया है तो क्या मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही पूरे श्याओ परिवार की एंसेस्टर शीजो नहीं बन गई? तुम्हारी आंखों के सामने तुरंत श्याओ झान और बड़े एल्डर्स का चेहरा घूम गया, जो एक छोटी सी 17-18 साल की लड़की को दादी मास्टर कहकर पुकार रहे होंगे। इस मजाकिया मंजर को सोचकर तुम्हारे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर इस तरह देखें तो तुम्हारी बात गलत भी नहीं है। लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखें मटकने लगीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। अगर श्याओ परिवार के वे वंशज मुझे दादी मास्टर कहने में नखरे करेंगे तो मैं अपने जहरीले पाउडर से उन्हें खूब तंग करूंगी। हे। जैसे जैसे वह सोचती गई, तुम्हारे साथ श्याओ परिवार के ठिकाने जाने के लिए उसकी उत्सुकता और बढ़ती चली गई। मास्टर, क्या आपका यहाँ का सारा काम पूरा हो गया? हम श्याओ परिवार के पास वापस कब चलेंगे? मॉन्स्टर माउंटेन रेंज का काम खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद मुझे एक बार टैगर डेजर्ट जाना पड़ेगा। लिटिल डॉक्टर फेरी के चेहरे पर उलझन आ गई। टैगर रेगिस्तान? वहां किस लिए जाना है? मुझे खबर मिली है कि वहां एक हेवनली फ्लेम मौजूद है। श्याओ परिवार को पिल्स बनाने के लिए 3 तरह की आग की जरूरत है और फिलहाल आखिरी हेवनली फ्लेम की कमी है। यह हेवनली फ्लेम आखिरकार क्या होती है? ये एक बेहद शक्तिशाली आग होती है जो कुदरत और दुनिया की अनमोल ऊर्जा को सोखकर खुद ब खुद पैदा होती है। ये न सिर्फ बेहद गर्म और भयानक होती है, बल्कि समय के साथ विकसित भी हो सकती है। अल्केमिस्ट्स के बीच इसकी बेइंतहा मांग रहती है। लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखें झिलमिलाईं। क्या हर अल्केमिस्ट के पास एक हेवनली फ्लेम होती है? तुमने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। हेवनली फ्लेम रैंकिंग बोर्ड में तो सिर्फ केवल 23 हेवनली फ्लेम्स ही मौजूद हैं। ये इतनी दुर्लभ हैं कि किसी ऐसी आग के मालिक अल्केमिस्ट का मिलना बेहद मुश्किल होता है। मास्टर, भले ही मेरी डोची फायर एट्रीब्यूट की ना हो, क्या तब भी हेवनली फ्लेम पर काबू पाकर मैं एक अल्केमिस्ट बन सकती हूँ? तुमने उसकी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखा। बिल्कुल, तुम्हारी आत्मा में वुड एट्रीब्यूट का एक अंश मौजूद है। अगर तुम हेवनली फ्लेम पर काबू पालो और अपनी सोल पावर को थोड़ा और बढ़ा लो तो तुम एक बेहतरीन अल्केमिस्ट बन सकती हो। यह सुनते ही लिटिल डॉक्टर फेरी का दिल खुशी से झूम उठा। मास्टर, तो क्या मैं टैगोर डेजर्ट वाली उस हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। तुम्हारा सकारात्मक जवाब मिलते ही लिटिल डॉक्टर फेरी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। थैंक यू मास्टर, आखिरकार मैं भी एक अल्केमिस्ट बन पाऊंगी। उसकी खनकती हुई हंसी मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के आसमान में गूंज उठी, जिससे आसपास के उड़ने वाले मॉन्स्टर पक्षी चौंक गए। कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर्स ने शोर महसूस किया और सीधा इस तरफ हमला करने के लिए झपटे। तुम लिटिल डॉक्टर फेरी की इस खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहते थे, इसलिए तुमने झटके से अपनी डूजोंग स्तर की भयानक आभा दबाव चारों तरफ फैला दिया। वे मॉन्स्टर्स पल भर में उस खौफनाक दबाव के नीचे दब गए और हवा से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरे। कुछ ही देर में तुम लिटिल डॉक्टर फेरी को साथ लेकर उड़ते हुए झोपड़ी के पास सुरक्षित उतर आए। ठीक उसी समय तुम्हारी नजर उस यून यून पर पड़ी जो दरवाजा धकेलकर झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। हालांकि यह यून यून असली या पुरानी वाली यून यून नहीं थी, बल्कि एक ट्रांसमिग्रेटर आत्मा थी। जब वह जगी तो खुद को बिस्तर पर पाकर समझ गई कि किसी ने उसकी जान बचाई है, लेकिन जब उसने टेबल पर फटी हुई अपनी छाती की इनर आर्मर देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसने घबराकर अपना हाथ छाती पर रखा, वहां कपड़ा गायब था। जैसे ही उसकी उंगलियां जख्म से टकराईं, तीखे दर्द की लहर उठी और उसकी सांसें अटक गईं। आज मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में जो कुछ हुआ, वे सारे मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने मन ही मन भौहें सिकोड़ी। अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग की ताकत तो सिर्फ 3 से 5 स्टार डॉ हुआंग होनी चाहिए थी, लेकिन आज जिससे मेरा सामना हुआ वह कम से कम 7 से 8 स्टार, यहां तक कि 9 स्टार डॉ हुआंग के करीब था। ऊपर से उसने चुपके से सीधा मेरी छाती पर वार किया और फिर टेबल पर पड़ी ये फटी हुई आर्मर। ये पूरा मंजर तो मेरी यादों वाली कहानी से कितना मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि गुफा की जगह यह झोपड़ी है। वह उठकर खिड़की के पास गई। रात की चांदनी इतनी साफ थी कि बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। यह एक छोटी सी वैली थी जहां चारों तरफ दुर्लभ जड़ी बूटियां और जादुई पौधे उगे हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हैरानी तैर गई। कुदरत की इतनी नेचुरल एनर्जी तो पूरे मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में मिलना नामुमकिन है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर घाटी, ये झोपड़ी, ये सब तो लिटिल डॉक्टर फेरी के रहने की जगह के लक्षण हैं। तो क्या मुझे बचाने वाला इंसान लिटिल डॉक्टर फेरी है? ये सोचते ही वह दीवार का सहारा लेकर छाती के दर्द को बर्दाश्त करते हुए दरवाजा धकेलकर बाहर आई। ठीक उसी पल उसने देखा कि तुम हवा में उड़ते हुए लिटिल डॉक्टर फेरी को गोद में उठाकर घाटी में उतर रहे हो। तुमने लिटिल डॉक्टर फेरी को नीचे उतारा और दरवाजे पर खड़ी यून यून पर तुम्हारी नजर पड़ी। यून यून एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें तुम दोनों के चेहरे पर टिकी थीं और वह बार बार शक से तुम्हें देख रही थी। लिटिल डॉक्टर फेरी ने उलझन में तुम्हारी तरफ देखा, जबकि तुम्हारे होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। तुमने एक गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम जग गई।
आज दोपहर जब मैंने तुम्हें जान बचाकर भागते हुए और बेहोश होकर पहाड़ियों में गिरते देखा, तो तुम्हें इस झोपड़ी में लाकर तुम्हारे जख्मों का इलाज कर दिया था। यून यून की खूबसूरत आंखें हैरानी से थोड़ी फैल गईं। क्या क्या आपने मेरे जख्मों का इलाज किया है? तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत और बेफिक्र थी। "अ, बेफिक्र रहो, मैंने कोई गलत काम या मर्यादा पार नहीं की है। बस तुम्हारी चोट बहुत गंभीर थी। अगर वक्त पर इलाज न किया जाता तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, इसीलिए मुझे आगे बढ़कर इलाज करना पड़ा। यून यून ने अपने होंठ भींचे और तुम्हारे मैच्योर हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। उसके दिल में अजीब सी तसल्ली उतर आई। कम से कम कोई नौसिखिया या अल्हड़ लड़का नहीं है, तो इस बात को पूरी तरह से नकारना भी ठीक नहीं होगा। लिटिल डॉक्टर फेरी ने एक नजर यून यून के जख्मी हिस्से पर डाली और फिर तुम्हारे शांत चेहरे को देखा। उसने मन ही मन तारीफ की। इतनी हसीन और खूबसूरत औरत को देखकर तो मेरी अपनी आंखें नहीं हट रहीं, लेकिन मास्टर एक मर्द होकर भी इलाज करते वक्त बिल्कुल शांत और अटल रहे। सचमुच वे एक बेहद शरीफ और सच्चे सज्जन हैं। यून यून भी सही और गलत का फर्क अच्छी तरह समझती थी। किसी अनजान मर्द द्वारा अपने शरीर को देखे जाने की झिझक और शर्म को दबाते हुए उसने आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। मैं यूनलान सेक्ट की सेक्ट मास्टर यून यून हूँ। जान बचाने के लिए आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? जब लिटिल डॉक्टर फेरी ने सुना कि सामने खड़ी यह औरत खुद मिस्टी क्लाउड सेक्ट की प्रमुख है, तो उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई। अब आप मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सेक्ट मास्टर हैं? उसका दिल दहल उठा। मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सेक्ट मास्टर उसके लिए अब तक सिर्फ किस्से कहानियों की एक महान हस्ती थी। आज न सिर्फ वह उनसे रूबरू मिल रही थी, बल्कि उसके मास्टर उनके शरीर को इलाज के दौरान देख भी चुके थे। यह झटका उसके लिए काफी बड़ा था। तुमने लिटिल डॉक्टर फेरी के कंधे को थपथपाया, तब जाकर वह होश में आई। मेरे मास्टर खुद एक डूजोंग स्तर के महायोद्धा हैं, तो ऐसे छोटे मोटे मौकों पर मेरा घबरा जाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे अपनी यह दुनिया न देखने वाली छोटी सोच बदलनी होगी। तुमने अपने सामने खड़ी इस राजसी और शालीन महारानी जैसी औरत की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हाँ, यह यकीनन यून यून ही है। हालांकि तुमने अपने होंठों से कहा, मेरा नाम चेन श्याओ है और ये मेरी छोटी शिष्य चैन जिलिंग है। हम गुरु शिष्य काफी समय से इसी घाटी में एकांतवास बिता रहे हैं। तुमने अपना असली नाम नहीं बताया। लिटिल डॉक्टर फेरी ने उलझन भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा और मन ही मन हैरान हुई कि उसका नाम अचानक बदलकर चैन जिलिंग कब हो गया। यून यून ने इस बात पर कोई शक नहीं किया। उसने ध्यान दिया कि झोपड़ी के पास साफ सुथरे और लगातार इस्तेमाल होने वाले बर्तन और चीजें रखी थीं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सामने खड़े इस इंसान का नाम याओ यान या यान श्याओ नहीं था। तो क्या ये इंसान लिटिल डॉक्टर फेरी के यहां आने से पहले से ही इस घाटी में रहने वाला कोई पहुंचे हुए महान साधु स्लैश सन्यासी हैं? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में मिस्टर चेन जैसे महान ज्ञानी गुप्त रूप से रहते हैं। यून यून ने कहा, आज अगर मिस्टर चेन ने मेरी जान न बचाई होती, तो यून यून सही सलामत न बच पाती। अगर मिस्टर चेन को ऐतराज न हो, तो क्या आप हमारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में मेहमान बनकर पधारने की कृपा करेंगे, ताकि मैं आपकी इस मेहरबानी का थोड़ा सा फर्ज अदा कर सकूं और मेजबान होने के नाते आपकी इस जान बचाने की मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर सकूं। यून यून मन ही मन अपना गणित लगा रही थी। फिलहाल यून लान सेक्ट के पास कोई डॉ झोंग स्तर का महायोद्धा नहीं है। अगर मैं इन महायोद्धा को हमारे सेक्ट का गेस्ट हेल्डर बनाने के लिए मना लूं, तो हमारे पूरे सेक्ट की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान शाओ परिवार की ताकत बढ़ाने पर था और तुम्हारे पास मिस्टी क्लाउड सेक्ट जाकर वक्त गंवाने की फुर्सत नहीं थी। तुमने कहा, तुम्हें बचाना मेरे लिए बस एक मामूली सी बात थी, इसे दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। मिस्टी क्लाउड सेक्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गुरु शिष्य आने वाले दिनों में इस घाटी को छोड़कर पूरे महाद्वीप की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, तो हमारे जाने के बाद तुम यहाँ कुछ दिन और आराम कर सकती हो। बस गुजारिश इतनी है कि इस घाटी के बारे में किसी बाहर वाले को मत बताना। यून यून ने तुरंत जवाब दिया। यून यून इस जगह की खबर कभी किसी बाहर वाले को नहीं होने देगी। फिर उसने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, लेकिन मिस्टर चेन, आप आने वाले कुछ दिनों तक तो ज़ियामा साम्राज्य के अंदर ही होंगे। अगर इस दौरान आपको मिस्टी क्लाउड सेक्ट की किसी भी मदद की जरूरत पड़े, तो आप बिना किसी झिझक के कह सकते हैं। हम गुरु शिष्य जहां दिल करता है वहां चले जाते हैं। हमारा कोई तय ठिकाना नहीं होता। तुम्हारी आंखों में एक हल्की सी चमक कौन थी, लेकिन अगर सेक्ट मास्टर यून यून सचमुच मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, तो एक काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। यून यून ने जब सुना कि तुम्हें उससे कोई काम है, तो उसकी आंखों में खुशी छलक आई। जहां जरूरत है वहां रिश्ता जोड़ने का मौका है, उसने कहा। मिस्टर चेन, बेझिझक फरमाइए। मुझे अलग अलग कल्टीवेशन सीक्रेट तकनीकों को इकट्ठा करने का शौक है। इस वक्त मुझे एक श्वान क्लास हाई लेवल विंड एट्रीब्यूट की तकनीक की तलाश है। मैंने सुना है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट मुख्य रूप से पवन तत्व की तकनीकों का ही अभ्यास करता है। तो क्या सेक्ट मास्टर अपनी कोई तकनीक मुझे देने की कृपा करेंगी? यून यून ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के कहा, हमारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट की मुख्य कल्टीवेशन तकनीक ही श्वान क्लास हाई लेवल की पवन तत्व तकनीक फेंग जुए है। जब मिस्टर चेन को यह पसंद है, तो यून यून इसे खुशी खुशी आपको भेंट करने के लिए तैयार है। तुम एक पल के लिए भौचक्के रह गए। तुम्हें शक होने लगा कि तुम्हारे सामने खड़ी यून यून असली है या नकली। यून यून तो हमेशा अपने मिस्टी क्लाउड सेक्ट की धरोहरों को जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। ये फेंग जू तो यून शान उसकी और ना नालन यान रान की मुख्य कल्टीवेशन तकनीक थी, जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सबसे गुप्त और कोर विरासत मानी जाती थी। और उसने इसे इतनी आसानी से एक अनजान इंसान को सौंप दिया। जब यून यून ने सचमुच वह फेंग जुए तकनीक स्क्रॉल अपने दोनों हाथों से तुम्हें सौंपा और तुमने देखा कि तुम्हारा मिशन प्रोग्रेस 3/12 हो गया है, तब जाकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन आया। तुम्हारी आवाज में अभी भी हैरानी छुपी थी।
सेक्ट मास्टर यूनियन, क्या आप सचमुच अपने सेक्ट की यह सबसे खास और गुप्त तकनीक मुझे भेंट कर रही हैं? तुम्हारी यह हालत देखकर यूनियन मन ही मन मुस्कुराई और खुद पर गर्व महसूस करने लगी। बड़ी मछली पकड़ने के लिए थोड़ा चारा तो डालना ही पड़ता है। तुम्हारे इस रिएक्शन को देखकर उसे लगा कि यह तकनीक देना बिल्कुल सही फैसला था। उसने कहा, आपने मेरी जान बचाई है। उस मेहरबानी के आगे इस मामूली सी तकनीक से शुक्रिया अदा करना तो उल्टे मेरा ही फायदा है। तुमने यूनियन को एक गहरी नजर से देखा। अगर ऐसी बात है तो मैं इस तकनीक को स्वीकार करता हूं। आने वाले दिनों में जब मैं यात्रा करते हुए साम्राज्य की कैपिटल के पास पहुंचूंगा तो उम्मीद है कि सेक्ट मास्टर मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। यून यून की आंखों में बेइंतहा खुशी भर गई। बिल्कुल नहीं, आप हमारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट पधारेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हिलने डुलने से उसके जख्म में खिंचाव आ गया और उसने दर्द के मारे आह करते हुए एक ठंडी सांस भरी। तुमने कहा, सेक्ट मास्टर आप अंदर जाकर आराम कीजिए, आज रात हम गुरु शिष्य घाटी में ही गुजार लेंगे। यून यून झेंपते हुए बोली, ये कैसे ठीक रहेगा? मेरा मतलब है कि मैं घाटी में मेडिटेशन रात बिता लूंगा। यून यून ने झिझकते हुए मना करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी चोटें गंभीर हैं, बिस्तर पर आराम करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हें इस तरह बेकार की औपचारिकताएं पसंद न करते देख यून यून ने झुककर बात मान ली। ठीक है, तो फिर मिस्टर चेन और छोटी बहन झीलिंग को कष्ट देने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिटिल डॉक्टर फेरी ने हाथ हिलाया और तेजी से उसके पास जाकर बोली, चलिए मैं आपको अंदर आराम करने के लिए सहारा देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिलिंग। जियामा साम्राज्य के शहरों को उनके आकार के हिसाब से सुपर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और छोटे कस्बों में बांटा गया था। वूटन सिटी पूर्वोत्तर प्रांत का एक मजबूत थर्ड ईयर शहर था, जहां के प्रमुख 9 स्टार ददूशी शाओजान थे। इस बार वे जिस युनशुआंग सिटी की तरफ जा रहे थे वह पूर्वोत्तर प्रांत का एक मजबूत सेकंड ईयर शहर था। वहां का सिटी लॉर्ड 8 स्टार डॉलिंग था और शहर के 70% से ज्यादा संसाधनों पर कब्जा रखने वाले 2 बड़े परिवारों के मुखिया भी डूलिंग स्तर के योद्धा थे। शाओजहान सेकंड एल्डर के साथ युनशुआंग शहर में दाखिल हुए। हालांकि वे यहां पहली बार नहीं आए थे, फिर भी शहर की चहल पहल और रौनक देखकर दोनों प्रभावित हो गए। युनशुआंग शहर की मुख्य रीढ़ उसका व्यापार था और इसकी समृद्धि कई फर्स्ट ईयर शहरों से भी बढ़कर थी। शाओ परिवार शुरुआती दिनों में यहां से सामान खरीदने अक्सर आता था। दोनों अपने परिवार के कुछ शिष्यों के साथ जल्दी ही अपनी पहचानी हुई सराय में ठहर गए। नीलामी शुरू होने से पहले शाओजन माइटर ऑक्शन हाउस गए। इससे पहले जड़ी बूटियां खरीदने में शाओ परिवार का सारा नगद पैसा खत्म हो चुका था, इसलिए उनके पास गोल्ड कॉइन्स कम पड़ रहे थे। श्वान क्लास हाई लेवल तकनीक को नीलाम में खरीदने के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत थी। इसके लिए वे विशेष रूप से 2 अपोलिंग पिल्स साथ लाए थे। नीलामी घर पहुंचकर शाओ झान ने अपनी पहचान बताई तो जल्द ही उनका एक पुराना परिचित दादू शीस्तर का डायरेक्टर लिंग तियान उनके स्वागत के लिए आगे आया। शाओ पैट्रियार्क, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। 9 स्टार दादूशी बनने पर बहुत बहुत बधाई। शाओ झान ने मन ही मन मित्तल नीलामी घर की तेज खबरगिरी की तारीफ की। महज कुछ ही दिनों में उन्हें उनके ब्रेक थ्रू की खबर लग चुकी थी। लेकिन घर में शाओ चेन जैसे पूर्वज के होते हुए खबर कितनी भी तेज क्यों ना हो, शाओ परिवार की ताकत बढ़ने की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये सोचते ही उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, यह तो बस किस्मत का खेल है। लिंग तियान को जाहिर तौर पर इस किस्मत वाली बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल न पूछते हुए सीधे मुद्दे की बात की। पैट्रियार्क शाओ, क्या आप यहाँ उस श्वान क्लास हाई लेवल कल्टीवेशन तकनीक के लिए आए हैं? बिल्कुल सही, इसीलिए मैं यहाँ नीलामी घर में कुछ सोने के सिक्के जुटाने आया हूँ। आखिर आपसे कोई बात छुप कहाँ सकती है? डायरेक्टर लिंग तियान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए थोड़ा गर्व महसूस किया और पूछा, वैसे पैट्रियार्क शाओ, अपने साथ ऐसी कौन सी नायाब चीज लाए हैं जिससे आपको श्वान क्लास हाई लेवल तकनीक हासिल करने का इतना भरोसा है? शाओ जान ने लिंग तियान के कान के पास झुककर धीरे से 4 शब्द कहे, 5th टीयर पिल। लिंग तियान का चेहरा पल भर में बदल गया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। शाओ पैट्रियार्क, चलिए अंदर प्राइवेट रूम में चलकर विस्तार से बात करते हैं। प्राइवेट रूम में पहुंचते ही लिंग तियान ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, आखिर वह कौन सी औषधि है? पोलिंग पिल। लिंग तियान के चेहरे पर गहरा झटका लगा। यह तो सचमुच पोलिंग पिल है। कल्टीवेशन लेवल को बिना किसी साइड इफेक्ट के बढ़ाने वाली औषधियां हमेशा से सबसे ज्यादा पसंद की जाती थीं और इन्हें बनाना बेहद मुश्किल होता था। पोलिंग पिल एक 9 स्टार दादोशी को 2 लिंग स्तर पर पहुंचने में सीधी मदद कर सकती थी। शाओ जहां तो सचमुच बड़े छुपा रुस्तम निकले, खुद के 2 लिंग बनने का ढिंडोरा भी नहीं पीटा। साफ जाहिर है कि वे चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इस अचरज के बाद लिंग त्यान थोड़ा शांत हुआ। पुलिंग पिल कोई आम 5वां टीयर पिल नहीं थी, इसे तो 5वां टीयर की सबसे उच्च श्रेणी में गिना जाता था। मुझे नहीं पता कि पैट्रियार्क शाओ के पास रखी इस दवा की क्वालिटी कैसी है। शाओ जन की आवाज बिल्कुल शांत थी। नीलामी घर में तो अल्केमिस्ट्स मौजूद ही होंगे। डायरेक्टर लिंग किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इसकी जांच करवा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। बात तो सही है। लिंग तियान ने एक नौकर को बुलाकर अपने गेस्ट अल्केमिस्ट को लाने भेजा और फिर शाओ जान की तरफ मुड़कर पूछा, शाओ पैट्रियार्क को अपनी इस दवा की क्वालिटी पर बड़ा भरोसा लगता है, कहीं यह उन अफवाहों वाले शाओ परिवार के वापस लौटे पूर्वज ने तो नहीं बनाई है? लिंग तियान ने बात टटोलने की कोशिश की। शाओ जहान बिना घबराए मुस्कुराए। मुझे अंदाजा नहीं था कि बाजार की ऐसी आम अफवाहें युनशुआंग सिटी तक पहुंच जाएंगी। लगता है अब शाओ परिवार जल्द ही मशहूर होने वाला है। लिंग तियान ने हाथ हिलाते हुए सफाई दी। शाओ पैट्रियार्क, आप गलत समझ रहे हैं। मित्तल नीलामी घर हर जगह अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्थानीय परिवारों की ताकत और जरूरतों की खबर रखता है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा दी जा सके। मैंने तो बस वूटान सिटी की शाखा से आई रिपोर्ट में इस अफवाह के बारे में पढ़ा था।
अच्छा, तो ये बात है। शाओ जान ने ऐसा नाटक किया मानो उन्हें अब बात समझ आई हो, और फिर एक गंभीर अंदाज में बोले, सच कहूं तो यह सच है कि शाओ परिवार को एक उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट का साथ मिला है। इसी वजह से हम यह पो लिंग पिल ला सके हैं। लेकिन वे अल्केमिस्ट मेरे दिवंगत पिता के पुराने दोस्त हैं, शाओ परिवार के पूर्वज नहीं। उम्मीद है कि डायरेक्टर लिंग शाओ परिवार की इस बात को गुप्त ही रखेंगे। मैं लिंग त्यान वादा करता हूं कि यह बात मेरे मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। लिंग त्यान ने बेहद संजीदगी से सिर हिलाकर कसम खाई, लेकिन अपने मन में शाओ जान को एक चालाक ओल्ड फॉक्स कहकर कोसा। अभी तो वह कह रहा था कि नीलामी घर की खबरें बहुत तेज हैं, और अगले ही पल खुद यह राज उगल दिया। ये बात छुपाने के लिए नहीं, बल्कि एक 5वें दर्जे के मास्टर के नाम की धाक जमाकर उसे डराने के लिए बताई गई थी। कुछ ही देर में 4थे दर्जे के मास्टर का चोगा पहने एक दुबला पतला बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुआ। लिंग त्यान ने तुरंत आगे बढ़कर प्रणाम किया। मास्टर बिंगलिंग। बिंगलिंग के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। मुझे किस दवा की जांच के लिए बुलाया है? जल्दी निकालो। इसकी जांच खत्म करके मुझे अभी एक भट्टी दवा भी पकानी है। लिंग त्यान ने शाओ झान से उनका परिचय कराया। शाओ पैट्रियार्क, ये हमारी शाखा के 4th ईयर अल्केमिस्ट मास्टर बिंगलिंग हैं। पैट्रियार्क शाओ, आप वह दवा निकालकर मास्टर को दिखा दीजिए। शाओ जान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक व्हाइट जेड की शीशी निकाली और मास्टर बिंगलिंग के सामने रखते हुए कहा, मास्टर, ये 5वां टीयर पोलिंग पिल है। मेहरबानी करके इसकी क्वालिटी परख दीजिए। पोलिंग पिल? अरे लड़के, क्या तू मेरा मजाक उड़ाने आया है? बिंगलिंग के चेहरे पर साफ अविश्वास था। पूरे युनशुआंग शहर में सिर्फ वह और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ही 2 4th ईयर अल्केमिस्ट्स थे। यहाँ 4थे दर्जे की औषधियां भी कम ही देखने को मिलती थीं। 5th ईयर की पोलिंग पिल तो बहुत दूर की बात थी। नीलामी घर में कई कई सालों तक ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती थी। अगर यह सचमुच पोलिंग पिल निकली तो यह इस पूरी नीलामी में स्वान क्लास हाई लेवल कल्टीवेशन तकनीक के बाद सबसे बड़ा आकर्षण बन जाएगी। शाओ जान ने जब मास्टर बिंगलिंग का यह रवैया देखा तो मन ही मन मुस्कुराने लगे, लेकिन फिर भी आदरपूर्वक बोले, छोटा होने के नाते मैं मास्टर के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप खुद इस डिब्बे को खोलकर देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। बिंगलिंग ने नाक से हल्की सी आवाज निकाली, और जैसे ही उसने नीलम के डिब्बे का ढक्कन हटाया, औषधि की भीनी भीनी खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। जब उसने डिब्बे में रखी गोली को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में बेइंतहा अविश्वास भर गया। यह तो सचमुच पोलिंग पिल है, और वह भी एकदम परफेक्ट क्वालिटी की पोलिंग पिल। बिंगलिंग ने झटके से शाओ जहान का बाजू पकड़ लिया और उसकी आंखों में उत्सुकता की ज्वाला भड़क उठी। तुम्हें यह दवा कहां से मिली? यहां तक कि पिल किंग गू ही के लिए भी इस स्तर की परफेक्ट पोलिंग पिल बनाना बेहद मुश्किल है। शाओ जहान ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इस बुजुर्ग की ताकत उनकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा है। वह कम से कम एक मिट्टियाडोलिंग थे। शाओ जहान ने तुरंत गंभीर आवाज में कहा, मास्टर बिंगलिंग, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी बिंगलिंग को अपनी हरकत का एहसास हुआ और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। वह खंखार कर खुद को संभालने लगा, जबकि लिंग त्यान ने झट से बीच बचाव करते हुए मास्टर को पैट्रियार्क शाओ के प्रति शिष्टाचार याद दिलाया। बिंगलिंग ने तुरंत उत्सुक होकर पूछा, मुझे नहीं पता कि यह पोलिंग पिल किस महान अल्केमिस्ट के हाथों से बनी है। क्या बिंग को उनसे मिलने और उनका मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य मिल सकता है? शाओ जहान के चेहरे पर माफी मांगने वाले भाव आ गए। शायद मुझे मास्टर को निराश करना पड़ेगा। वे अल्केमिस्ट मेरे स्वर्गीय पिता के जीवित रहते समय के जिगरी दोस्त थे। उन्हें शांत जीवन पसंद है और वे अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे लिए भी उनके बारे में बताना मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो यह बात है। बिंगलिंग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, वैसे पैट्रियार्क शाओ के पिता कौन थे? मेरे स्वर्गीय पिता का नाम शाओ लिंग था। बिंगलिंग को जैसे सब समझ आ गया। तो तुम शाओ लिंग के बेटे हो? शाओ जान थोड़ा हैरान हुए। क्या आप मेरे स्वर्गीय पिता को जानते थे? जानत तो नहीं था, लेकिन शाओ परिवार के उस वक्त के पतन की खबर मैंने सुनी थी। बिंगलिंग ने तुरंत बात का रुख मोड़ा। वैसे अब शाओ परिवार का विकास कहां हो रहा है? क्या इस बूढ़े इंसान को कभी शाओ परिवार में मेहमान बनकर आने का सौभाग्य मिल सकता है? शाओ जहान की आंखों में एक चमक कौंधी और उनके दिमाग में एक साथ कई ख्याल तेजी से दौड़े। अब शाओ परिवार के पास एंसेस्टर शाओचिन का साया है और हम नई पीढ़ी को भी निखार रहे हैं, लेकिन हमारे पास मिड टीयर के अल्केमिस्ट्स की हमेशा से कमी रही है। अगर मैं मास्टर बिंगलिंग को शाओ परिवार में शामिल होने के लिए मना लूं तो इससे परिवार के विकास को बहुत बड़ा फायदा होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। बस माइटर ऑक्शन हाउस के आदमी को सीधे सीधे अपनी तरफ खींचना क्या सही रहेगा? फिर उन्होंने सोचा, एक 5वां टीयर अल्केमिस्ट के नाम का खुलासा करने का मकसद ही सामने वाले पर अपनी धाक जमाना था। अगर मित्तल परिवार का कोई डूहंग स्तर का योद्धा कल को ऐतराज जताने आ भी गया तो हद से हद एक 6 टीयर पिल निकालकर मामला सुलझा लिया जाएगा। बात समझ में आते ही शाओ जहान का रवैया अचानक बेहद गर्मजोशी भरा हो गया। मास्टर का हमारे शाओ परिवार में आना तो पूरे शाओ परिवार के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपका कब जाने का इरादा है? क्यों ना नीलामी खत्म होते ही आप मेरे साथ वुटन सिटी चलें। डायरेक्टर लिंग त्यान ने एक अजीब सी नजर से शाओ जहान को देखा। यह एक साथ घर चलने वाली बात सुनने में कितनी अजीब लग रही थी। बिंगलिंग ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अभी तक बेहद शिष्ट और औपचारिक दिख रहे शाओ जान अचानक इतने उतावले और गर्मजोशी भरे हो जाएंगे। उसे लगा कि शायद अपने पिता का जिक्र होने की वजह से ऐसा हुआ है। उसने तुरंत हाँ कर दी। आखिरकार जो अल्केमिस्ट परफेक्ट क्वालिटी की पोलिंग पिल बना सकता है उसका लेवल 5वां टीयर से भी कहीं ऊपर होगा। अगर उसे उस महान मास्टर का थोड़ा सा मार्गदर्शन भी मिल गया तो वह खुद भी 5वां टीयर अल्केमिस्ट बन सकता है। बहुत बढ़िया, तो फिर यही तय रहा। नीलामी खत्म होते ही मैं पैट्रियार्क शाओ के साथ मेहमान बनकर शाओ परिवार चलूंगा। लिंग त्यान ने इन दोनों को इतनी जल्दी एक दूसरे से सहमत होते देखा तो उसे लगा मानो उसके दांत में दर्द होने लगा हो। मास्टर बिंगलिंग,
आपको तो अभी 4th ईयर की 3 भट्टी दवाएं भी पकानी है। क्या समय बहुत कम नहीं पड़ेगा? अरे, चौथे दर्जे की महज 3 भट्टी दवाएं ही तो हैं। एक रात का समय बहुत है। बिंग लिंग ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। लिंग त्यान के चेहरे पर चिंता छा गई। लेकिन आप तो आमतौर पर एक भट्टी दवा पकाने के बाद आधा दिन आराम करते हैं। क्या एक ही रात में 3 भट्टी दवाइयों बनाने से आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा? बिंग लिंग ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। आम दिनों में एक दिन में सिर्फ एक भट्टी दवा इसलिए पकाता हूं ताकि तुम लोग मेरा शोषण न कर सको। क्या सचमुच तुमने समझ लिया कि मेरी औकात बस इतनी ही है? हालांकि उसने यह बात अपने मुंह से जाहिर नहीं की और बोला, कोई बात नहीं, बस थोड़ी ज्यादा रिकवरी पिल्स खानी पड़ेंगी। लिंग त्यान ने हार मानते हुए कहा, ठीक है फिर, लेकिन ब्रांच मास्टर को इसके बारे में सूचित करना मत भूलिएगा। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। बिंग लिंग ने चिढ़कर हाथ हिलाया और श्याओ झान की तरफ मुड़कर पूछा, पैट्रियार्क श्याओ, तो फिर क्या हम कल सुबह सुबह निकलें? बिल्कुल ठीक, मैं मित्तल सराय में आपका इंतजार करूंगा। बिंग लिंग ने सिर हिलाया और तेजी से वहां से चला गया। भले ही एक रात में 3 भट्टी दवाएं पकाना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम ना हो, लेकिन उसने काफी समय से इतनी मेहनत नहीं की थी, इसलिए थोड़ा दबाव तो था ही। बिंग लिंग के जाने के बाद शाओ जान ने लिंग त्यान के साथ पोलिंग पिल की नीलामी की शर्तों को जल्दी से तय किया। सराय वापस लौटने के बाद वे सेकंड एल्डर के साथ शाम की नीलामी का इंतजार करने लगे। रात होते ही दोनों नीलामी घर पहुंचे, जहां लिंग त्यान ने उन्हें सबसे वीआईपी गेस्ट रूम में बैठाया। इस नीलामी का संचालन युनशुआंग सिटी शाखा के प्रमुख ये डिंग खुद कर रहे थे। ये डिंग की ताकत युनशुआंग शहर के टॉप 3 शूरवीरों में गिनी जाती थी और अपनी ताकत के दम पर बनी उनकी लोकप्रियता वुटान सिटी की या फेई से जरा भी कम नहीं थी। मित्तल नीलामी घर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आज रात आप सभी अपनी पसंद की नायाब चीजें हासिल कर पाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। आज की पहली चीज है उतान शहर से आई फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर। ये डिंग ने बात शुरू की और उनकी नजरें चुपके से श्याओ झान के वीआईपी रूम पर जाकर टिक गईं। स्टेज के नीचे तुरंत कानाफूसी और बहसा बहसी शुरू हो गई। उतान शहर जैसे छोटे शहर में भला क्या खास चीज हो सकती है? क्या ब्रांच मास्टर से कोई गलती हो गई है? इस फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर का नाम तो कभी सुना ही नहीं। अगर यह मित्तल नीलामी घर तक पहुंची है तो जरूर इसमें कोई ना कोई खास बात होगी। ब्रांच मास्टर, जरा इसके फायदे तो बताइए। ये डिंग ने दोनों हाथ उठाकर भीड़ के शोर को शांत कराया। आप सभी थोड़ा सब्र रखिए और इसके फायदे सुनिए। ये एलिक्सिर भले ही एक लिक्विड है, लेकिन इसकी क्वालिटी दूसरे दर्जे की है। यह डूजीची स्तर के शुरुआती अभ्यासकर्ताओं की कल्टीवेशन स्पीड को कम से कम 2 गुना तक बढ़ा सकती है। क्या आप सबने उतान शहर के श्याओ परिवार के श्याओ यान का नाम सुना है? नीचे बैठी भीड़ में से तुरंत आवाजें आने लगीं। श्याओ यान? कौन श्याओ यान? अरे, तुझे श्याओ यान भी नहीं पता? कुछ साल पहले जो 12 साल की उम्र में डूजे बनने वाला महान जीनियस था। कहते हैं उसमें डू हुआंग बनने की काबिलियत थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उसका लेवल गिरकर वापस तीसरे स्टेज डूजी छी पर आ गया था। ये डिंग मुस्कुराए। लगता है काफी लोग श्याओ यान को जानते हैं। यह फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर वही दवा है जिसकी बदौलत यह वही फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर है जिसे श्याओ यान के श्याओ परिवार ने तैयार किया है। ये डिंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। कहते हैं कि श्याओ यान की काबिलियत वापस आने के बाद उसने इसी एलिक्सिर की बदौलत महज 10 दिनों से भी कम समय में 3rd स्टेज डोजिची से 4th स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया था। भले ही वह पहले डोजे रह चुका था और उसकी कल्टीवेशन की नींव मजबूत थी, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार 10 गुना तक बढ़ जाना मुमकिन नहीं था। इससे इस एलिक्सिर का बेमिसाल असर साफ साबित होता है। अब ज्यादा बातें न करते हुए इस फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर की शुरुआती बोली 10,000 गोल्ड कॉइन से शुरू होती है। बोली लगाइए। उनकी बात खत्म होते ही नीचे से बोलियों की झड़ी लग गई। 15,000, 20,000, 50,000। वीआईपी रूम में बैठे श्याओ जान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि श्याओ परिवार द्वारा मित्तल नीलामी घर को बेची गई फाउंडेशन बिल्डिंग एलिक्सिर इतनी तेजी से युनशुआंग सिटी तक पहुंच जाएगी। सचमुच मित्तल नीलामी घर का नेटवर्क बहुत कमाल का था। कुछ ही देर में यह एलिक्सिर 1,03,000 सोने के सिक्कों की भारी कीमत पर शहर के 2 बड़े परिवारों में से एक लियू परिवार के नाम हो गई। एलिक्सिर खरीदने के बाद भी लियू परिवार का मुखिया लियू लोंग गुस्से से तिलमिला उठा और उसने पास रखी मेज पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसे चकनाचूर कर दिया। लेन यूहान, वह बूढ़ा कुत्ता, हद से ज्यादा नीच है। लीन परिवार के इतने सारे लोग नीलामी घर में काम करते हैं, उन्होंने जरूर अंदर ही अंदर पहले ही यह एलिक्सिर खरीद ली होगी। आज जानबूझकर बोली, बढ़ाकर मेरा पैसा खर्च करवा दिया, नीच कहीं का। कोसने के बाद लियूलोंग की आंखें थोड़ी घूमी। उतान शहर के शाओ परिवार में अचानक दूसरा टियर अल्केमिस्ट कहां से आ गया? खैर, एलिक्सिर तो मिल गई है। इसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास ले जाकर जांच करवाता हूं। अगर यह सचमुच खजाना निकली तो मुझे खुद एक बार उतान शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस छोटे से वाकये के बाद नीलामी आगे बढ़ी। एक के बाद एक कई नायाब चीजें नीलाम हुईं, जिनकी कीमतें 2 लाख सोने के सिक्कों को पार कर रही थीं। श्याओ झान और सेकंड एल्डर यह सब देखकर हैरान रह गए। दोनों बार बार तारीफ करने लगे कि युनशुआंग शहर की रौनक उतान शहर से कहीं ज्यादा है। उतान शहर की नीलामी में तो सबसे खास आखिरी चीज की कीमत भी शायद ही कभी 2 लाख सोने के सिक्कों तक पहुंच पाती थी। आखिरकार एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बिकने के बाद यिडिंग ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, अब पेश है हमारी अगली चीज, परफेक्ट क्वालिटी की 5वीं टियर पोलिंग पिल। दादुशी और उससे ऊपर के स्तर के आप सभी शूरवीर इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। ये 3 शब्द गूंजते ही नीलामी हॉल में मानो भूचाल आ गया। क्या पोलिंग पिल? इसके बारे में पहले से कोई खबर या प्रचार क्यों नहीं था? क्या यह ऐन वक्त पर जोड़ी गई कोई चीज है? मैं पिछले 10 सालों से दादुशी के शिखर पर अटका हुआ हूं। आज जाकर आखिरकार मुझे पोलिंग पिल देखने को मिली। देख भी लिया तो क्या फायदा,
लीन परिवार और लियू परिवार के रहते हमारे हाथ ये कहां लगने वाली है। यहां तक कि लियू लॉन्ग भी झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और स्टेज पर रखी दवा को टकटकी लगाकर घूरने लगा। ये तो सचमुच पो लिंग पिल है। अगर मैंने इसे हासिल कर लिया तो हमारी ताकत, जो पहले से लिन परिवार से थोड़ी बेहतर है, वह उन्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए काफी होगी। पास खड़े एल्डर ने तुरंत लियू लॉन्ग को आगाह किया। फैमिली हेड, अगर हमने पोलिंग पिल खरीद ली तो हमारे पास जवान क्लास हाई लेवल कल्टीवेशन तकनीक की बोली लगाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। लियो लॉन्ग पल भर के लिए दुविधा में पड़ा और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। पहले पोलिंग पिल पर कब्जा करो। लिन परिवार में वैसे भी अल्केमिस्ट्स कम हैं। वह विंड एट्रीब्यूट की तकनीक उनकी ताकत को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन अगर हमने इस पोलिंग पिल को हासिल कर लिया तो लिन परिवार को पूरी तरह दबा देंगे और आने वाले दिनों में हमारे पास उस कल्टीवेशन तकनीक को छीनने के कई मौके मिलेंगे। उधर वीआईपी रूम में बैठे श्याओजान और सेकंड एल्डर नीलामी हॉल के इस जबरदस्त माहौल और लोगों के इतने ऊंचे जोश को देखकर खुशी के मारे लगभग हंस ही पड़े।